हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कवल। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाउ आर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, जैसे कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया है नीति आयोग के साथ, कि पहले जो फंक्शनैलिटीज़ जो भी सारा काम प्लानिंग कमीशन किया करती थी वो ऑलमोस्ट नीति आयोग ने अब रिप्लेस कर दिया है। ऑल्दो काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, पर ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि इससे हमारे को एक आइडिया लगता है कि अगर इसी लाइंस के ऊपर और भी कोई हमारे को क्वेश्चन है तो उसको किस प्रकार से हमारे को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि हमारे को मैक्सिमम नंबर मिले अपने कंटेंट को इस तरह से अगर हम फ्रेम करेंगे। अगर यहाँ पर आप इस पूरे आंसर के एक बार फ्रेमवर्क को देखें, उसकी पूरी बॉडी को देखें, तो देखिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन जो कि अलग से दिख रहा है। उसके बाद ये 5 या 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि इन दोनों में चेंजेस क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद आप ऑल द क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, फिर भी आप कंक्लूडिंग लाइंस में आप कुछ बताएंगे कि इनमें ये सिमिलैरिटीज़ हैं और फिर भी नीति आयोग में क्या कमी रह गई है कि जिसको अभी और भी सुधार उसमें होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही वेल फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप इस तरह से, अगर आपके पास दो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी या फिर इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़, अगर आप उनमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इस तरह से करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया बनेगा और आपके बहुत ज़्यादा नंबर्स आएंगे। जैसे मैं आपको हर आंसर क्वेश्चन में कहता हूँ कि प्लीज़ स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि हम इसके कंटेंट को किस तरह से अपने बॉडी में उतार रहे हैं, किस तरह से अपने कंटेंट को पेश कर रहे हैं। कंटेंट आपके पास आज नहीं तो कल बहुत हो जाएगा। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, आपने कंटेंट अच्छे से तैयार किया है तो कंटेंट की कभी भी कमी नहीं रहेगी। जो चीज़ आपने सीखनी है वो है स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग को आपने उसके फ्रेमवर्क को अपने थॉट प्रोसेस में डालना कैसे है, कि कोई भी आपको आंसर क्वेश्चन आए दिया जाए तो आप उसके बारे में सोचते कैसे हैं कि इसको मैं फ्रेम कैसे करूँगा। काफ़ी बच्चे अलग तरह से इसको फ्रेम करेंगे कि पहले उन्होंने प्लानिंग कमीशन को पूरा डिस्कस कर लिया, उसके बाद वो नीति आयोग को डिस्कस करेंगे, या फिर मान लीजिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को ऐसे एक एक पॉइंट उनका डिस्कस करते चलेंगे। पर ये जो तरीका है कि हमने एक प्रिंसिपल उठाया, ये जो आंसर है वो हम प्रिंसिपल्स के पैरामीटर्स पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन, उसमें प्लानिंग कमीशन क्या करती थी और आज के टाइम में नीति आयोग ने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया है। प्लानिंग प्रिंसिपल ऑफ अप्रोच क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या है, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी का क्या प्रिंसिपल था। तो देखिए, इस आंसर से जो आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं वो है स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन, कि किस फ्रेम ऑफ माइंड से हमने इस आंसर को डिस्कस किया है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने एक अच्छा आंसर राइटर बनना है और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाकी लोगों से अच्छे नंबर्स आए, तो इस तरह से आप अपने बाकी आंसर्स को भी फ्रेम कर सकते हैं जहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ को डिस्कस करने के लिए आपको आएगा। तो आई होप आप तक ये मेरा आइडिया पहुंच गया होगा कि इस आंसर को मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस आंसर के स्ट्रक्चर से बहुत कुछ सीखने के लिए है आपको। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे, ब्रीफली इंट्रोड्यूस अबाउट द ट्रांजिशन, कि कैसे ट्रांजिशन हुई, ज़रूरत क्या थी प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बनाने की। अगर प्लानिंग कमीशन एक अच्छी बॉडी की तरह वर्क कर रही थी तो व्हाट वर द चेंजेस दैट वर फेल्ट और नीडेड in order to replace the planning commission to Niti Aयोग. What was the need and why was this done? This would impart a contextual clarity to your answer. तो देखिए, इंट्रोडक्शन है जो आपका, अगर आप इस तरह से करेंगे तो एग्जामिनर को, आंसर चेकर को आपके माइंड में जो क्लैरिटी है आंसर को लेके वो पता लगेगी। और इसी इंट्रोडक्शन अगर आप इसको अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा उन बच्चों के मुकाबले जो सीधा ये इस चीज़ को डिस्कस कर देंगे या बहुत लेंथ में डिस्कस करेंगे। अगर आप अप्रोप्रिएटली 40 शब्दों में इस चीज़ को आंसर इंट्रोडक्शन को लिख पा रहे हैं तो वो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। फिर बॉडी में राइट अबाउट द मेजर प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, ये बात करेंगे हम। और फिर लास्ट में कंक्लूजन में राइट अबाउट द इम्प्रोवाइजेशंस दैट स्टिल नीड टू बी मेड इन नीति आयोग मैकेनिज्म।
which were shortcomings of the प्लानिंग कमीशन टू। तो ये थोड़ा सॉरी इनोवेटिव तरह का कंक्लूजन है कि कैसे हम इन दोनों के थोड़ी सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करेंगे और लास्ट में क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन हम कवर कर सकते हैं उस तरह से। देखिए ये कंक्लूजन अगर 100 बच्चे आंसर्स लिखेंगे तो या 2 या 3 बच्चे ही इस तरह का कंक्लूजन लिखेंगे, पर जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा अपने आंसर चेकर को देंगे या एग्जामिनर को देंगे तो वो इम्प्रेस होगा आपसे और वो आपको थोड़ा 1 या आधा नंबर एडिशनल दे देगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक स्ट्रक्चर के ज़रिए 1 नंबर तो हम वहाँ पर एक्स्ट्रा लें कि आप अपने पूरे आंसर को बहुत ज़्यादा वेल फ्रेम करें, आधा या 1 नंबर हम अपने इंट्रो में एक्स्ट्रा लें और आधा नंबर हम एक्स्ट्रा लें अपने कंक्लूजन में। तो 2 नंबर हमारे एक्स्ट्रा आएंगे उन बच्चों के मुकाबले जहां पर जिनके 10 में से 5 आ रहे हैं, तो हम लेंगे 7 नंबर या 6.5। तो ऐसे ही हर आंसर में हमने आधा या 1 नंबर या 1.5 नंबर एक्स्ट्रा लेना है ताकि ओवरऑल आपके हर पेपर में GS 1 2 3 4 की बात करूं तो हर पेपर में आपके 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा आए। तो आप ये सोचिए कि 4 पेपरों में मिला के आपके 70 से 80 नंबर एक्स्ट्रा होंगे जहां पर आपकी बहुत ज़्यादा मेरिट में डिफरेंस आ जाएगा और आपका रैंक बहुत डिटरमाइन करेगा इसी चीज़ से। एक साइड पे किसी बंदे को रेलवेज मिल रहा है और एक साइड पे कोई बंदा डबल डिजिट रैंक पे आ रहा है। 80 मार्क्स कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे। सो आई होप मैं आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझा पाया होऊंगा। हमेशा मेरा जोर स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन पे ही रहता है और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा कि हाँ हम पहले पूरे स्ट्रक्चर को लेबोरेटरी डिस्कस करें और जो PDF आपको मिलती है उसमें भी स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ हो तो प्लीज़ एक बार बाद में कमेंट करके बता दीजिएगा। सो आइए अगर हम अपने आंसर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग की ट्रांजिशन है, इट रिफ्लेक्ट्स द completion of transition from a state professing anti-imperialism to a neo-liberal state। देखिए जब प्लानिंग कमीशन की फॉर्मेशन होती है आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो उस टाइम पे हमारा स्टेट इट वाज सीन एज अ एंटी इंपीरियल स्टेट जो अभी आज़ादी के बाद गुलामी से बाहर आ रहा है, उस तरह से उस बॉडी को डिज़ाइन किया गया था। पर उसके बाद आज के टाइम में वो दौर हम पूरा पीछे छोड़ चुके हैं और आज के टाइम में ये हमारा एक न्यू लिबरल स्टेट बन चुका है, जिसकी वजह से आज के टाइम की नीड्स और हैं, जो चीज़ें इंडिया की डिमांड्स और हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन आया। एंड जो ये ट्रांजिशन है इट इज़ कंप्लीटेड बाय द फैक्ट दैट आज के टाइम में हमारे पास नीति आयोग है इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो काफ़ी अच्छी लाइन है, आप इस तरह से बाकी अपने आंसर्स में भी इस लाइन को कॉपी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि जो भी बॉडीज दी होंगी आप उसको रिप्लेस कर दें विद द अप्रोप्रिएट चेंजेस दैट आर नीडेड। सो इट वॉज सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी, जैसे कि आपको पता है प्लानिंग कमीशन का, विच इज बीइंग फॉलोड बाय जेन्युइन एंड कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप विद स्टेट्स। तो ये बात होगी हमारी थोड़ी सी प्लानिंग कमीशन की कि वो उस टाइम पे एक सेंटर टू स्टेट वन वे ऑफ फ्लो ऑफ पॉलिसी करते थे, पर आज के टाइम में नीति आयोग के द्वारा एक पार्टनरशिप ऑफ स्टेट्स के हिसाब से चलते हैं हम नीति आयोग के अंदर। तो सबसे पहला हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन, कि कैसे नीति आयोग कैसे पार्टिसिपेशन लेके चलता है सारे स्टेट्स की, क्या इसमें इंक्लूजन है और प्लानिंग कमीशन में से ये कैसे डिफरेंट है। So, states had nil participation when it came to policy formulation and a minimal say in decision of fund allocation, कि प्लानिंग कमीशन खुद ही सारा डिसाइड करता था, टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि हाँ स्टेट्स की पार्टिसिपेशन हो उसमें, और उसमें जो फंड एलोकेट किए जाते थे उसमें भी स्टेट्स कोई बहुत ज़्यादा से नहीं रखती थी। फंड एलोकेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग PC रेजिम यानी कि प्लानिंग कमीशन रेजिम, जबकि नीति आयोग के टाइम में इट एंश्योर्स full time participation to address issues and devise policies as per the needs and comprises of all the state CMs and administrator of the UTs। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी जो बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन है कि बॉडी किस तरह से फ्रेम्ड की गई है कि सारे CMs हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, UT, तो उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया अपने पॉइंट के अंदर। अगर यहाँ पर आप सिर्फ ये बात करने लग जाएंगे कि प्लानिंग कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कि उसके बॉडी में कौन कौन से लोग हैं, पर वो अगर आप अलग से पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पॉइंट नहीं है। हमने यहाँ पर उस दोनों पॉइंट्स को क्लब करके एक पॉइंट के अंदर डाला और ये बताया कि जो प्लानिंग कमीशन है उसमें कोई भी ऐसी से नहीं थी स्टेट से, बट ऑन द अदर हैंड साइड नीति आयोग हैज़ अ लॉट ऑफ से व्हेन इट कम टू द CMs एंड UTs ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स।
सो अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अप्रोच, कि वो चीज़ों को अप्रोच कैसे करते हैं व्हेन इट्स कम टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन पीसी एंड नीति आयोग। सो पीसी फॉलोड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, कि हर स्टेट के लिए वो सेम तरह की पॉलिसी स्कीम्स बनाती थी। बट ऑन द अदर हैंड साइड आज के टाइम में जो नीति आयोग है इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों लाइंस को पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करना है, और आप चाहें तो बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए बाकी वर्ड्स के मुकाबले। सो दीज आर द कीवर्ड्स विच नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड थ्रू डबल अंडरलाइनिंग, एंड दिस विल गिव स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस एट स्टेट एंड यूनियन लेवल। अगर हम बॉटम टू अप अप्रोच रख रहे हैं तो जो भी लोकल ग्राउंड लेवल डिमांड्स हैं तो उनकी एक स्ट्रेटेजिकल एंड टेक्निकल एडवाइस हमको मिलती रहेगी एट बोथ द स्टेट एंड द यूनियन लेवल। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग किस हिसाब से की जाती थी प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज़ादी के बाद हमारा जो टिल्ट था वो सोशलिज्म की तरफ था, तो उसी तरह से प्लानिंग कमीशन का भी जो पूरा फ्रेमवर्क वर्किंग का, उसमें भी सोशलिज्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा टिल्ट देखा जाता था। सो इट फॉलोड अ सेंट्रल planning process with the socialism being the model followed with policies made and dictated to the states, वही सेम पॉइंट जो हमने पहले लिखा। whereas नीति आयोग में it followed the process of कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सब स्टेट्स को इकट्ठा लेके चलते हैं, इक्वल से है सबकी, ये नहीं है कि स्टेट अपनी तरफ से कोई भी डिमांड को इम्पोज कर सकता है जब तक वो स्टेट्स की से ना हो। वेयर all have an equal say from state to UTs and all the policies are being designed according to the basis of the market and not according to a socialist state, जहाँ पर state decide करता था कि लोगों को क्या चाहिए। So needs and competition with the real time check on socio-economic conditions। तो किस तरह से हमने लाइंस को फ्रेम किया है, किस तरह से हमने अपने कंटेंट को अपनी बॉडी में डालने की कोशिश की है थ्रू द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स, आपने ये देखना है, आपने ये सीखना है। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये मेरे को पॉइंट आता है ये नहीं आता है, आपने हमेशा ये देखना है कि अगर ये मेरे को पॉइंट आता होता तो मैं इसको किस तरह से फ्रेम करता, किस तरह से डिज़ाइन करता अपने आंसर में डालने के लिए। हमेशा अपना जो फ्रेम ऑफ माइंड, अपना थॉट प्रोसेस है, उसको इस तरह से आपने रखना है कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ। आपने कभी ये नहीं सोचना कि ये मेरे को चीज़ आती है ये नहीं आती है। जब तक आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से चलते हैं, इस जोश से चलते हैं कि हो सकता है आज के टाइम में आपको कम आता हो, पर अगर आप सीखते जाएंगे नो डाउट आप इससे भी बहुत ज़्यादा बेटर आंसर लिख पाएंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्स होंगे आपके पास, और इससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी आपकी। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 2 months कि अगर आप रोज़ आंसर्स लिख रहे हैं सो दिस विल वर्क फॉर यू। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हमारा नीति आयोग है इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिस। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, अगर आपको ये पता हो तभी आप लिख पाएंगे। विच कलेक्ट्स डाटा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑन अ रियल टाइम बेसिस ensuring the efficiency of the governance, whereas प्लानिंग कमीशन है नो सच मैकेनिज्म। तो अकाउंटेबिलिटी का, गवर्नेंस का प्लानिंग कमीशन के पास कोई बहुत ऐसा बढ़िया मैकेनिज्म नहीं था, बट ऑन द अदर हैंड साइड जो नीति आयोग है उसके पास बहुत ही बढ़िया एक मैकेनिज्म है इस चीज़ों को इंश्योर करने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट, अगर आप चाहें तो इसको सेकेंड पॉइंट पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस करेंगे। तो जब आप अपने पॉइंट्स को लिखते हैं तो आपने हमेशा ये भी सोचना है कि कौन से पॉइंट से मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, कौन से पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे अलग रहेंगे बाकी बच्चों के मुकाबले। सो उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग काफ़ी इजी पॉइंट है कि जो प्लानिंग कमीशन है इट इम्पोज पॉलिसी ऑन स्टेट्स एंड टाइड एलोकेशन ऑफ फंड्स। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विद द प्रोजेक्ट इट अप्रूव्ड वेयरएज नीति इज अ थिंक टैंक एंड डज नॉट हैव द पावर टू इम्पोज पॉलिसीज। काफ़ी डिस्टिंक्शन पॉइंट है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच, तो सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग, अगर हम फंडिंग की बात करें तो प्लानिंग कमीशन के पास सारे वो एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज थे, उसके पास ये प्रिविलेजेस थी कि वो कहीं से भी फंड जनरेट कर सकते थे, कहीं पे भी डिवोट कर सकते थे, एंड इट डिसाइडेड द एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स फॉर वेरियस प्रोग्राम्स। पर ऐसा कुछ भी जो प्रिविलेज है वो नीति आयोग को नहीं दिया गया है, एंड इट हैज़ बीन मेड मेयरली अ थिंक टैंक एंड हैज़ सच नो पावर्स टू एलोकेट द फंड्स। तो ये सारी बात हो गई हमारी
डिफरेंसेस की जो कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में है। यहाँ पर 6 पॉइंट है। अगर आप 4 पॉइंट्स को भी अच्छे से लिख आएंगे, एक्सप्लेन कराएंगे, सो यू विल इजीली गेट 6 आउट ऑफ 10। आपने हमेशा ये करना है कि जो आप चीज़ लिख रहे हैं उसमें कंटेक्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपका एग्जामिनर आंसर चेक करेगा तो वो आपके पॉइंट को पढ़ते ही समझ जाए कि आपने क्या कहना चाहते हैं। तो आगे हम थोड़ा इनोवेटिव कंक्लूजन करने की कोशिश करेंगे कि हाउएवर लाइक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड विच इज़ नॉट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। सो ये हमने यहाँ पर 3 ऐसी चीज़ों की भी बात कर ली जो सिमिलर हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में। एंड इफ इनलाइन मिनिस्ट्रीज फेल टू अचीव दिस टारगेट्स, नीति आयोग के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो उनको पनिश कर सकें, विच सेक्रीफाइसेस अ बिट ऑफ इट्स अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये हमने बात कर ली कि अभी भी क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें नीति आयोग पीछे रह गया है, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इस तरह से हमने एक फ्यूचरिस्टिक या फिर वो ऐसा कंक्लूजन करने की कोशिश की कि ऑल्दो ये सब अच्छा हुआ है नीति आयोग में, पर अभी भी कुछ चीज़ें जैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, या फिर ऑल्दो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं तो स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए विच शुड बी अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रह सके इसके ऊपर भी। ये था आज का हमारा पूरा आंसर। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट्स, आई विल आंसर देम एज व्हेन आई रीड। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये रोज़ का डेली आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते से मैं इसको भी और इम्प्रूव कर सकूँ। एंड ऑन मंडे देयर विल बी अ स्पेशल लेक्चर जहाँ पर मैं आपको अपने मेंस के नोट्स प्रेजेंट करूँगा कि हाउ यू कैन फ्रेम द नोट्स इन अ बेटर वे। जो हमारा पिछला लेक्चर था जहाँ पर मैंने आपको ऑनलाइन ही रियल टाइम में पूरे किसी भी ऑनलाइन की साइट खोल के नोट्स बना के दिखाए थे कि हाउ टू फ्रेम दी नोट्स इन अ एफिशिएंट मैनर, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिए अगर आपने नहीं देखा। एंड ऑन मंडे देयर विल बी अ स्पेशल लेक्चर, डू वॉच दैट ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।